तो बच्चों आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपको नोट करवाते जाऊंगा कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। जरूरत नहीं रहेगी बिल्कुल ही। इतनी एक एक प्रश्न, कौन से पेज में कौन से प्रश्न बनेंगे, है ना। ऐसे प्रश्नों की जानकारी मैं आपको बताते रहूंगा प्रश्नों के बारे में। तो अब से पीछे हमने जो प्रश्न देखे कि अतीत के बारे में हम किन के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। इससे अगला प्रश्न बताया था कि अतीत में लोग नदी या जंगलों के किनारे क्यों निवास करते थे। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। प्रश्न ये है, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था बच्चों कि भारत है ये पर्वतों, नदियों और समुद्रों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसको? भारत को। और भारत है जो दक्षिण एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया, एशिया का भी जो दक्षिणी भाग था, है ना, उसे दक्षिणी भाग जो एक महाद्वीप से क्या है, छोटा, लेकिन इसकी विशालता बाकी एशिया उससे क्या थी, अलग। तो इसका उत्तर है शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऊ, है ना। इसका मतलब होता है उत्तर, दक्षिण एशिया। क्योंकि दक्षिण एशिया में कौन सा देश स्थित है, अपना भारत है। और भारत में जो आधुनिक भारत, पहले भारत था उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, है ना। इसे आधुनिक भारत जो क्या था, दक्षिणी एशिया। तो इसका उत्तर है दक्षिण एशिया, जिसमें आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान श्रीलंका, ये आते थे किसमें, आधुनिक भारत में। अब इसके बच्चों ये उत्तर थोड़ा गलत हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसके लिए अपन प्रश्न को चेंज कर देते हैं, है ना। उत्तर को चेंज करते हैं, इसमें
को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता? दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप, महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से, ये बच्चों अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये एशिया ना, बाकी एशिया से समुद्रों, पर्वतों तथा पहाड़ियों से बटे होने के कारण, पहाड़ियों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। होने के कारण इसे प्राय उप महाद्वीप कहा जाता है। तो बच्चों, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर था दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से क्या है, छोटा, लेकिन इसकी विशालता और बाकी एशिया से समुद्र, पर्वत और पहाड़ियों में बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आपने ये दक्षिण एशिया, ये तो बता रही है दक्षिण एशिया है क्या, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, किसको शामिल किया गया है, इसके पड़ोसी देश कौन से है ना। तो बच्चों अब यानी इनके जो दक्षिण एशिया है तो इसके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है? दक्षिण एशिया में कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है? यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है तथा इसके पड़ोसी देशों, जो पड़ोसी देश है कौन कौन से, तथा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से है? बच्चों ये दो का मतलब होता है, ये कौन है कितनी बार है, दो बार, कौन कौन से है। तो बच्चों अब दक्षिण एशिया है ना, इसमें कौन कौन से देशों शामिल है? दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया जिसमें आधुनिक
आधुनिक भारत। अब सर ये मतलब आधुनिक भारत क्या था, ये वर्तमान का जो भारत है वही भारत है ना। पहले क्या थे, जो पूर्व का भारत था इसमें नेपाल भी था, इसी में है ना, भूटान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये इसमें शामिल थे भारत में। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बट गए। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था पहले, बर्मा, म्यांमार, और श्रीलंका, और श्रीलंका, यानी ये किस में आते थे, दक्षिण एशिया में। अब बात करूं मैं किसकी, दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता है, श्रीलंका, ये आते थे दक्षिण एशिया में, है ना। इनको क्या किया गया है, शामिल। और इसके जो पड़ोसी देश थे, और इसके पड़ोसी देश, इसके पड़ोसी देश किसके, उपमहाद्वीप के। तो इसका पड़ोसी देश है एक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना जिसे कहते हैं अपन क्या, चीन। बच्चों मैंने एक उत्तर गलत, यानी क्या कहा, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, म्यांमार जिसे बर्मा, म्यांमार, बर्मा क्या थे, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। बच्चों मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, गलत लिखने में गलत जरूर हो जाता है, लेकिन बाद में उनको भी क्या कर देता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ उस समय म्यांमार लिख दिया था ना, लेकिन इसमें बाद में मैंने करेक्शन किया तो क्या है, बांग्लादेश। तो बच्चों इन देशों को, यानी पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये क्या है, पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अगला प्रश्न बढ़ेगा बच्चों कि सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी। सहायक नदियां किसे कहते हैं, सहायक नदियां किसे कहते हैं। तो बच्चों सहायक नदी क्या होती है जानते हो क्या, मान लो आप साइकिल चलाना नहीं जानते, जानने से मतलब इसको, साइकिल चलाना नहीं जानते और आपको आपके पापा या आपके बड़े भाई है ना, या आपकी बड़ी बहन, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो ये तो है नहीं आप सबसे पहले स्वयं ही उस साइकिल को चलाएं, आपकी मदद करने वाला भी वहां पर मौजूद होता है।
जैसे आप साइकिल पर बैठे है ना, पहले तो कैंची चलाते थे है ना, जो उसमें, लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो एक क्या होता है, उस साइकिल को पीछे से पकड़ता है, वो क्या होता है, सहायक, है ना। तो ऐसी नदियों की भी सहायक है, नदियां ऐसे नहीं प्रॉपर तरीके से वो नदियां वहां से निकले वैसी तरह बहे, है ना। तो सहायक नदियां, ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो बड़ी नदी में आकर मिलती है, ऐसी नदियां जो बड़ी नदी में आकर मिलती है, उन्हें सहायक नदी या सहायक नदियां कहते हैं, उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेना, गंगा की सहायक यमुना, गंगा की सहायक नदी यमुना है। उदाहरण आ गया कि गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना। तो बच्चों आप ये प्रश्नों को नोट कीजिए। बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों सहायक नदियां ऐसी नदियां जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है, उसे सहायक नदियां कहते हैं। चलो ये नदियां, अब अतीत में हमने कुछ नदियां जिसमें गंगा नदी और सिंधु नदी, इनका जिक्र किया था कि यहाँ पर सिंधु नदी थी, उनके पास नगर है, वो कब अस्तित्व में आए, है ना। तो इसके बारे में भी कुछ प्रश्न है, जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास या नगरों का विकास
या अस्तित्व में कब आए। यानी बच्चों, सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास या अस्तित्व में कब आए। विकास कब हुआ या अस्तित्व में कब आए, यानी इससे पहले कोई नगर थे नहीं थे, इनका पता अपन को लगा ना, तो वो अस्तित्व में कब आए थे। तो बच्चों वो आए थे लगभग 4700 वर्ष पूर्व। कब आए थे? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। तो बच्चों ये नगर थे सिंधु नदी किनारे, वो अस्तित्व में आए थे कब? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, गंगा व उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों के किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ। विकास कब हुआ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ, है ना। गंगा सहायक नदियां हैं या समुद्री तट है, उनके इलाकों नगरों का विकास कब हुआ। इनका विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व। लगभग 2500 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। कि चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि सिंधु नदी के किनारे थे, उनके पास नगरों का विकास या अस्तित्व में आए वो आए थे 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे आए थे नगरों का विकास वो हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन सर प्रश्न ये उठता है कि जो गंगा है उसके दक्षिण में, है ना, गंगा नदी के दक्षिण में जो नदियों के आसपास का क्षेत्र था, है ना, उसको प्राचीन में किस नाम से जाना, ये सवाल जरूर होता है। तो बच्चों अगला ऑप्शन, गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास, नदियों के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। हाँ बच्चों, गंगा के दक्षिण में आसपास का क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? मगध के नाम से। किस नाम से? मगध, जो वर्तमान के हैं बिहार, वर्तमान में उसको जाना जाता है बिहार के नाम से, मगध को। इसकी गद्दी पर धनानंद नाम का, है ना,
यानी शासक था उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठ गया। तो ये पता लगा कि गंगा के दक्षिण के नदियों के आसपास का क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चों उस क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? मगध, जो का है वर्तमान में बिहार। अगला प्रश्न है कि इंडिया इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति कहां से हुई है? कि सर ये इंडिया शब्द है, हमको क्या पता कि इस देश का नाम इंडिया है, वो कैसे रखा, कहां से उत्पन्न हुई इस इंडिया का नाम? तो बच्चों इंडिया शब्द है ये इंडस से, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया से, सॉरी इंडस से, इंडस से निकला है या उत्पत्ति हुई है, जिसका संस्कृत में निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? यानी सिंधु। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप उतार सकते हो। उतार लिए शायद। तो बच्चों अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 11। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए
किस नाम का प्रयोग किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था, या किस नाम का प्रयोग या किस नाम से जाना जाता था? किस नाम का प्रयोग किया जाता था? किस नाम का प्रयोग किया जाता था बच्चों? भरत जैसा भाई नहीं। तो आ गया बच्चों, भरत जैसा भाई नहीं। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था? तो किस नाम का प्रयोग किया जाता बच्चों? भरत नाम का। भरत नाम का प्रयोग। उनके समूह को क्या कहते थे? भरत। कि ये कौन लोग है? भरत, है ना? तो और इसी के नाम पर हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत। तो बच्चों अगला प्रश्न है, भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो बच्चों आपने किताब पढ़ी हो तो इसमें उन्हीं में मिलेगी किताबों में आपको ये प्रश्न बनाने होंगे। मैंने बनाए मान लो ना, किसी तरह आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो इतनी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ता रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो इसका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो बच्चों इसका प्रयोग, इसका उल्लेख किसका? भरत का। इसका उल्लेख, इसका उल्लेख संस्कृत की, है ना? इसका उल्लेख संस्कृत की कृति। जानते हो कृति? कृति का मतलब होता है रचना, है ना? संस्कृत की आरंभिक कृति। आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। मिलता है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है बच्चों? ऋग्वेद है जो कितना वर्ष पुराना है? 3500 वर्ष पुराना। तो अगला प्रश्न है कि सर ये जो ऋग्वेद लिखा था, है ना, उनको क्या कहते थे, कैसे लिखे गए थे? तो बच्चों अगला प्रश्न है पांडुलिपि।
पांडुलिपि किसे कहते हैं? कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? कि अतीत में जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा गया है ना, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। बच्चों को कोई पता नहीं लग रहा उत्तर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है? इसके लिए मैं एक अलग से मार्कर और लेके आ जाऊंगा रेड कलर का, जिससे पता लग जाएगा आपको कि रेड कलर से प्रश्न रहेगा ना। तो अब लेकिन मैं लिख रहा हूं 13 नंबर का जिससे लिखा ना, तो ये प्रश्न है और युक्त कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। तो बच्चों नोट कीजिए इसको। तो बच्चों अगला प्रश्न लेते हैं। इससे पिछला प्रश्न था पांडुलिपि किसे कहते हैं? अतीत में जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा गया था उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि शब्द है ये कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो अगला प्रश्न है पांडुलिपि शब्द देखो अगला पांडुलिपि शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? यानी पांडुलिपि शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो पांडुलिपि शब्द है पांडुलिपि शब्द अंग्रेजी में प्रयोग होने वाला, पांडुलिपि शब्द अंग्रेजी
में प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से हुई है। मेनू से हुई है जिसका अर्थ हाथ है। यानी पांडुलिपि शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से हुई है जिसका अर्थ हाथ है। तो बच्चों समझ में आ गया कि पांडुलिपि है, इस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, किससे मिलकर बना है। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि लिखी जाती ताड़पत्र। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष, यानी पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले विशेष बुर्ज उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार, पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो बच्चों पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर
पर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न था बच्चों कि पांडुलिपि, चलो सर ये तो पढ़ लिया, पांडुलिपि थी किसे कहते थे कि हाथ से जिन पुस्तकों को लिखा गया था उन्हें पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेनू से हुई है जिसका अर्थ हाथ होता है। और सर ये किस पर लिखा था, इसका पता लगा कि ये ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले विशेष प्रकार का एक पौधा था, भुज है ना, उसको विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो अब प्रश्न ये है कि पांडुलिपि शब्द, जो पांडुलिपि है कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? पांडुलिपि कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? पांडुलिपि कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? तो बच्चों पांडुलिपि शब्द, जो पांडुलिपि है कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? तो बच्चों पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व। तो बच्चों पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो बच्चों पांडुलिपि शब्द, जो पांडुलिपि है वो लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो बच्चों आज की समय का भाव को देखते हुए आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी की इस चैप्टर के जो और भी प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो बनाकर वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।